तो एसिड रिएक्शन के लिए हमने एसिड हैलाइड के लिए एग्जांपल डिस्कस किया। ये एग्जांपल हमने एसिड हैलाइड मतलब एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस के लिए डिस्कस किया। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एसएनई के लिए मेनली एक एग्जांपल हमारे पास है एंड दैट इज एस्टेरिफिकेशन। और स्टेरिफिकेशन के लिए हमने ये डिस्कस किया है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में लेते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और टेम्परेचर कंडीशन में, स्लाइट टेम्परेचर कंडीशन हम उसमें मेंटेन करते हैं, तो उस केस में कंपाउंड फॉर्म होता है प्रोडक्ट एस्टर अलॉन्ग विथ वाटर एज बाय प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किए। अब आप ध्यान देना, एसिडी रिएक्शन के लिए अब मैं इसमें एक लास्ट एग्जांपल और डिस्कस कर रहा हूं जिसमें हम एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बात करेंगे, सैलिसिलिक एसिड। ध्यान देना, सैलिसिलिक एसिड की हमारे सिलेबस में 3 रिएक्शंस है मेनली और तीनों ही रिएक्शंस का कंसेप्ट सेम है, एसिडी। तो सैलिसिलिक एसिड की जो एसिडी रिएक्शन की एप्लीकेशन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसी के साथ में हमारा एसिडी वाला पार्ट जो इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 मैकेनिज्म्स मैंने आपसे कहा था हम डिस्कस करेंगे, एसिडी एंड एसएनएआर। तो एसएनई के लिए एक लास्ट एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड वाला मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसी के साथ में हमारा एसएनई पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे एसएनएआर। तो आप ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। आप ध्यान देना, आईयूपैक नेम की अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम आप दे सकते हैं 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। सो दिस कंपाउंड इज सैलिसिलिक एसिड and it is to be reacted with methanol in presence of concentrated sulfuric acid, and in the second case it is to be reacted with phenol in presence of concentrated sulfuric acid। अब आप देखो, जैसे कि हम बात करें कि सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हमें अल्कोहल के साथ में करवाना है तो हमने डिस्कस किया, देखो एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, द प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। आप देखो ये जो रिएक्टेंट्स यहां पर मैं ले रहा हूं, इन रिएक्टेंट्स में क्या देखो, वन ऑफ द कंपाउंड इज एसिड एंड अदर इज एल्कोहल। और एसिड और एल्कोहल की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड एल्कोहल इज एस्टेरिफिकेशन एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडी रिएक्शन। तो सैलिसिलिक एसिड की मैं अगर मीथेनॉल के साथ में रिएक्शन की बात कर रहा हूं, एल्कोहल के साथ में रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो एक तरह से एस्टेरिफिकेशन का ही एग्जांपल हुआ, बस उसमें मैं स्पेसिफिक कंपाउंड ले रहा हूं। यहां पर मैंने कोई स्पेसिफिक कंपाउंड ना लेकर के जनरल फॉर्मेट में रिएक्शन आपको एक्सप्लेन की है। तो आप ध्यान देना, जैसे कि हमने एस्टेरिफिकेशन में डिस्कस किया कि कंपाउंड एस्टर फॉर्म होता है और साथ में वाटर फॉर्मेशन होता है, और वाटर फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया, H कम्स फ्रॉम एल्कोहल एंड OH कम्स फ्रॉम एसिड। एसिड से तो OH पार्ट लीव करता है और एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल जब ऐड होता है तो वो H रिलीज करता है। इस तरह से H ऑफ एल्कोहल एंड OH ऑफ एसिड वाटर फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देना, यहां पर भी अगर हम बात करें तो इस केस में आप देखो, इस केस में एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा देखो, OH ऑफ एसिड एंड H ऑफ अल्कोहल, ओवरऑल यहां पर -H2 होगा और इस -H2 के साथ में यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन मिल जाएगा एस्टर। इस केस में कंपाउंड हमें मिल जाएगा एस्टर OCH3, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा and it is the process that is known as esterification, and as we have discussed, esterification is an example of SNE reaction। तो यहां पर ये एस्टर फॉर्मेशन हुआ है। देखो इस एस्टर के नेम की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं एस्टर ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसीटेट, एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड इज कॉल्ड फॉर्मेट, तो एस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड विल बी कॉल्ड सैलिसिलेट, और सैलिसिलेट में अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल। यहां पर अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल। इस कंपाउंड का नेम आप दे सकते हैं मिथाइल सैलिसिलेट।
दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसिलेट। क्या क्लियर हो रही बात है? तो ये तो हुआ, देखो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपसे कहा सैलिसिलिक एसिड की हमारे सिलेबस में 3 रिएक्शंस हैं और उन 3 रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन मैंने डिस्कस की है, रिएक्शन विद मिथेनॉल वी गेट मिथाइल सैलिसिलेट एज प्रोडक्ट। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड रिएक्शन। अब आप देखो नेक्स्ट केस में मैंने यहां पर मिथेनॉल की जगह लिया है फिनॉल। अब फिनॉल के साथ में अगर आप रिएक्शन ले रहे हैं तो कंसेप्ट तो वही रहेगा एस्टरिफिकेशन, केवल डिफरेंस क्या आएगा, CH3 की जगह यहां पर आ जाएगा C6H5, बाकी सब कुछ सेम। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा दिस इज OH और अब यहां पर हमें चेंज मिलेगा, यहां पर मिथाइल ग्रुप की जगह आ जाएगा यहां पर C6H5 ग्रुप, यहां पर आ जाएगा C6H5 ग्रुप क्योंकि हमने यहां पर मिथेनॉल की जगह फिनॉल लिया है, राइट। जैसे इस कंपाउंड का नेम हमने दिया मिथाइल सैलिसिलेट, इसका नेम क्या हो जाएगा फिनाइल सैलिसिलेट। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड फिनाइल सैलिसिलेट। दिस इज फिनाइल सैलिसिलेट, राइट। और क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही रिएक्शंस जो हैं वो एस्टेरिफिकेशन का एग्जांपल है, दोनों में एस्टर फॉर्मेशन हुआ है। हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिथेनॉल या फिनॉल, इसकी रिएक्शन हमने ली है एसिड के साथ में। So the process involved in these two reactions is esterification। ये यहां पर esterification प्रोसेस हुआ है। अब आप ध्यान देना, देखो इन दोनों रिएक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन तो आता है प्रोडक्ट बेस्ड कि प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, तो वो तो हमने डिस्कस किया, दोनों केस में एस्टर फॉर्मेशन होगा क्योंकि एसिड की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्सी कंपाउंड OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में करवाएंगे तो इट विल बी एस्टरिफिकेशन, यू विल गेट एस्टर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो यहां पर क्या फ्रेम होता है, तो इस रिएक्शन के लिए आप ध्यान देना सेकंड क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो इंपॉर्टेंट यहां पर ये फ्रेम होता है। चलो देखो इस मिथाइल सैलिसिलेट की अगर बात की जाए तो दिस मिथाइल सैलिसिलेट हैज अ स्पेसिफिक स्मेल। आप ध्यान दीजिएगा, द कंपाउंड मिथाइल सैलिसिलेट हैज अ स्पेसिफिक स्मेल दैट इज लाइक oil of wintergreen। It has smell like oil of wintergreen। ध्यान देना this compound smells like oil of wintergreen और इसीलिए इस रिएक्शन का यूज हम मिथेनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। ध्यान देना the practical use of this reaction is in identification of methanol। It is used in identification of methanol। This reaction is used in identification of methanol। आप ध्यान देना मैं अल्कोहल नहीं कह रहा हूं, अल्कोहल में स्पेसिफिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं मिथेनॉल, क्योंकि अगर आप मिथेनॉल लेंगे तभी आपको मिलेगा मिथाइल सैलिसिलेट। आप सोचिए अगर आपने यहां पर अल्काइल ग्रुप चेंज किया तो यहां भी अल्काइल ग्रुप रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा। और ध्यान देना एल्काइल सैलिसिलेट में अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली मिथाइल सैलिसिलेट हैज स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। जो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जैसे हम स्मेल की बात कर रहे हैं वो कौन से कंपाउंड की है, वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड की है और वो स्पेसिफिक कंपाउंड कौन सा है, मिथाइल सैलिसिलेट। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लो अगर आप कहते हैं कि सर हमने यहाँ पर मिथेनॉल की जगह सपोज इथेनॉल यूज किया, अगर हम रिएक्शन में मिथेनॉल को इथेनॉल से रिप्लेस कर दें तो फिर यहाँ पर इथाइल होगा, उस केस में कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, इथाइल सैलिसिलेट। नाउ द क्वेश्चन इज क्या इथाइल सैलिसिलेट की भी स्मेल ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जैसी होगी? आंसर है नो, इट इज स्पेसिफिकली मिथाइल सैलिसिलेट दैट हैज स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। और विंटरग्रीन की अगर बात की जाए तो ये एक प्लांट होता है और उसका जो ऑयल होता है उसके जैसी स्मेल होती है इस मिथाइल सैलिसिलेट की। स्मेल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ, देखो पेन रिलीवर्स की अगर हम बात करें, पेन रिलीवर्स जैसे झंडू बाम, देखो पेन रिलीवर्स में अगर हम बात करें जैसे झंडू बाम की बात करें तो उसकी जो स्मेल होती है ना वैसी स्मेल होती है इस कंपाउंड की मिथाइल सैलिसिलेट की। तो इस बेसिस पर इस रिएक्शन का यूज आप मिथेनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। ध्यान देना ओनली मिथेनॉल, नॉट एल्कोहल्स, सारे अल्कोहल नहीं।
एल्कोहल्स में भी स्पेसिफिकली मिथेनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। या फिर आप देखो, ये हम बात कर सकते हैं कि सपोज आपको मिथेनॉल एंड इथेनॉल गिवन है, आपको मिथेनॉल एंड इथेनॉल गिवन है और उन्हें आपको डिफरेंशिएट करना है। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट मिथेनॉल विद अदर एल्कोहल्स, टू डिफरेंशिएट मिथेनॉल फ्रॉम अदर एल्कोहल्स, क्योंकि मिथेनॉल अगर आप लेंगे तो उस केस में आपको जो कंपाउंड मिलेगा मिथाइल सैलिसिलेट, उसकी स्पेसिफिक स्मेल होगी ऑयल ऑफ इंटीग्रीन जैसी। लेकिन अदर एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो अदर एल्कोहल्स में ऐसी स्मेल नहीं आएगी जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी। तो मिथेनॉल को अदर एल्कोहल से डिफरेंशिएट करने के लिए आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ये इस रिएक्शन पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो पहला क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट मिथाइल सैलिसिलेट एज अ प्रोडक्ट। और सेकंड क्वेश्चन बनता है इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूज, द रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथेनॉल। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ओनली मिथेनॉल, नॉट ऑल एल्कोहल्स, स्पेसिफिकली मिथेनॉल। चलिए, सेकंड यहां पर हमने लिया फिनॉल। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो वही प्रोडक्ट बेस्ड कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आंसर प्रोडक्ट तो बनेगा फिनाइल सैलिसिलेट। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान देना, यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है फिनाइल सैलिसिलेट, एक तो इस कंपाउंड का आपको स्पेसिफिक नेम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कंपाउंड इज नोन एज सेलॉल, दिस कंपाउंड इज नोन एज सेलॉल। ये कंपाउंड सेलॉल होता है और इस कंपाउंड का यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक। आप ध्यान दीजिएगा, द कंपाउंड सेलॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। क्लियर होगी बात ये? तो दो रिएक्शंस तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड की हो गई। In one case, reaction with methanol, we get methyl salicylate having smell like oil of wintergreen. And in reaction with phenol, we get phenyl salicylate that is known as Celol. And very important, Celol is used as an antiseptic. और अब बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड की थर्ड रिएक्शन की। मैंने आपसे क्या कहा, आप इस तरह से माइंड में रखिएगा, हमारे सिलेबस में, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो हमारे सिलेबस में सैलिसिलिक एसिड की मेनली 3 रिएक्शंस हैं, जिनमें से 2 रिएक्शंस मैंने कंप्लीट की। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड रिएक्शन की। आप ध्यान देना, in third reaction, this compound is to be reacted with acetyl chloride. This compound is to be reacted with acetyl chloride और acetic anhydride। या तो हमें इसकी रिएक्शन करवाना है एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, या फिर हमें इसकी रिएक्शन करवाना है एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में। अब जरा आप देखिए, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन तो मैंने डिस्कस की है ना, आप ध्यान दीजिएगा, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं। Acetyl chloride is one of the acid derivative and reactions of acid derivatives are mainly SNE reactions। तो बस SNE reaction का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। आप ध्यान दीजिएगा, if this salicylic acid is to be reacted with acetyl chloride, the reaction will be SNE reaction। यहां पर रिएक्शन में क्या होगा, ये भी रिएक्शन का मैकेनिज्म SNE होगा। और देखो, इस केस में अगर बात की जाए तो this OH group as a nucleophile, आप ध्यान दीजिएगा, this OH group as a nucleophile will attack, open, close and leave। यहां से Cl लीव कर जाएगा। और देखो, हमने डिस्कस किया, देखो OH जो होता है वो कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। तो ये तो रिलीज करेगा H+ और एसिटाइल क्लोराइड में से लीव कौन करेगा, Z पार्ट, और वो Z पार्ट क्या है, Cl। तो दिस Cl माइनस एंड दिस H+ ओवरऑल ये हो जाएगा माइनस HCl। आ रही बात समझ में? और देखो, इस माइनस HCl के साथ में यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा, ध्यान दीजिएगा, देखो ये यहां पर ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ में। तो कार्बन इस ऑक्सीजन से H रिलीज हो चुका है और यहां से Cl रिलीज हो चुका है, तो ये आ जाएगा COCH3। क्लियर हो रही बात? ये देखो, ये तो हो जाएगा माइनस HCl और हो जाएगा CH3COO एंड दिस पार्ट। और अब आप ध्यान देना, अगर आप एसिटाइल क्लोराइड की जगह एसिटिक एनहाइड्रेट लेते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं, एसिटिक एनहाइड्रेट इज आल्सो एन एसिड डेरिवेटिव एंड सिमिलर टू एसिटाइल क्लोराइड, सिमिलर टू एसिटाइल क्लोराइड इट विल आल्सो शो SNE रिएक्शन। ये भी SNE रिएक्शन शो करेगा भाई, दोनों ही तो एसिड डेरिवेटिव है ना। आप देखो, दोनों में CH3CO पार्ट कॉमन है, दोनों में CH3CO पार्ट कॉमन है, केवल Z पार्ट में डिफरेंस है। एसिड हैलाइड में Z पार्ट होता है हेलोजन और एनहाइड्रेट में Z पार्ट होता है CH3COO।
रिएक्शन का कंसेप्ट सेम होगा। यहां भी क्या होगा देखो, यहां पर भी हम बात करेंगे OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव। क्या बात क्लियर हो रही है? तो यहां से ये पार्ट लीव कर जाएगा CH3COO और वो H के साथ कंबाइन होगा, तो इस केस में यहां पर आ जाएगा माइनस CH3COOH। ये समझ में आ रहा है CH3COOH कैसे? CH3COO और ये पार्ट H के साथ ऐड हो जाएगा तो एसिटिक एसिड, और CH3CO पार्ट यहां पर ऐड होगा, और CH3CO पार्ट अगर ऐड होगा तो बिल्कुल इसी के सिमिलर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? अब आप ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं इस प्रोसेस को तो फिर हम कहेंगे एसिटाइलेशन। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एसिटाइलेशन, क्योंकि देखो हम बात करते हैं when these compounds are reacted with acetyl chloride, their hydrogen is replaced by acetyl group. The process is called acetylation. इसी तरह से अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर भी क्या हुआ है देखो, when salicylic acid, ध्यान देना मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। when salicylic acid is reacted with acetyl chloride or acetic anhydride, its hydrogen is replaced by acetyl group. The process will be called acetylation. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो एसिटाइलेशन प्रोसेस है। दिस इज एसिटाइलेशन प्रोसेस, और जैसे कि हमने डिस्कस किया है एसिटाइलेशन प्रोसेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसिनी रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शंस एस्टेरिफिकेशन है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसिनी रिएक्शन। तो मैंने आपसे क्या कहा देखो, सैलिसिलिक एसिड की टोटल 3 रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है मेनली, और तीनों ही रिएक्शंस का कांसेप्ट सेम है, एसिनी। और अब आप ध्यान देना, ये जो कंपाउंड यहां पर फॉर्म हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड को अगर मैं सैलिसिलिक एसिड से कंपेयर करता हूं तो कंपैरिजन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? यहां पर H की जगह क्या ग्रुप आ चुका है? एसिटाइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। दिस कंपाउंड कैन बी कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दिस कंपाउंड कैन बी कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और ध्यान देना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज नोन एज एस्पिरिन। दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्पिरिन। ये कंपाउंड होता है एस्पिरिन, और शायद आपको आइडिया हो एस्पिरिन का यूज क्या है। एस्पिरिन इज यूज्ड एज ए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। एस्पिरिन इज यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। तो इस कंपाउंड का जो यूज है एस्पिरिन का, as analgesic or as antipyretic. Analgesic और antipyretic, ध्यान देना। तो this is overall about reactions of salicylic acid. मैं रिपीट कर देता हूं, salicylic acid की overall 3 reactions हमारे सिलेबस में हैं। 2 reactions are examples of esterification and 1 reaction is an example of acetylation. In esterification, when it is reacted with methanol, we get methyl salicylate. The compound has smell like oil of wintergreen, so the reaction is used in identification of methanol. In reaction with phenol, we get phenyl salicylate. The compound is known as Celol, and that is used as an antiseptic. And when it is reacted with acetyl chloride or acetic anhydride, acetylation takes place, and we get aspirin as product that is used as an antipyretic or analgesic. Clear हो गई बात ये? तो ये ओवरऑल एसिनी रिएक्शन पर बेस्ड एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। और अब मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो, एस्पिरिन जो सैलिसिलिक एसिड हमने डिस्कस किया है, सैलिसिलिक एसिड जो हमने डिस्कस किया है, इसकी 3 रिएक्शंस मैंने आपसे कही है। अब इन 3 रिएक्शंस को याद रखने का तरीका बता रहा हूं, आपको आसानी से याद हो जाएगी। आप इसको ऐसे माइंड में रखना, सैलिसिलिक एसिड की एक रिएक्शन तो वो है जिसमें प्रोडक्ट हमें मिलता है हैविंग स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन से आप याद रखना, तो आपको ये रिएक्शन अपने आप याद आ जाएगी। सेकेंड रिएक्शन में आप इसको ऐसे याद रखना, सेलॉल बनता है, सेलॉल। और थर्ड रिएक्शन में बनता है एस्पिरिन फॉर्मेशन। तो सैलिसिलिक एसिड की एक तो एस्पिरिन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और एक सेलॉल फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और एक उस कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन है जिसकी स्मेल कैसी होती है, स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिनी रिएक्शन। इसी के साथ में एसिनी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये एसिनी का एक पार्ट है। इसके बाद में सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं, दैट इज SNAR। इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स। वन इज SNA, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, एंड अदर इज SNAR। क्लियर हो रही बात ये? चलिए अब हम SNAR रिएक्शन के लिए बात करते हैं।
SNR रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं SNR। देखो SNR की अगर बात की जाए तो व्हाट इज SNR? इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरीन। एरीन समझ रहे हैं? एरीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका मेन कंपाउंड हम लेते हैं बेंजीन। SNR का मतलब इन शॉर्ट मैं एक तरह से कह सकता हूं इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। अब आप ध्यान देना, देखो इसके लिए जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उसमें दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड, और सेकंड हम बात करेंगे इसमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले मैं बात कर रहा हूं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड। So first example related to SNR reaction is alkaline hydrolysis of aryl halide. अराइल हैलाइड समझ रहे हैं ना? देखो अराइल हैलाइड की बात हमने पहले भी की है। व्हाट इज अराइल हैलाइड? व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, the compound is categorized as aryl halide. अब हमें करना क्या, देखो अराइल हैलाइड का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है। आप ध्यान दीजिएगा, आगे भी जब रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में दो तरह की टर्म्स हम यूज करते हैं। एक तो हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस और एक हम लिखते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एक तो हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस और एक हम बात करते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। आप ध्यान रखिएगा, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझना बात को, स्टेटमेंट पर ध्यान देना। In nucleophilic substitution reaction, if the attacking nucleophile is water, the process is called hydrolysis. And in nucleophilic substitution reaction, if the attacking nucleophile is OH minus, the process is called alkaline hydrolysis. दोनों में डिफरेंस समझ लेना। हाइड्रोलिसिस हम कब कहेंगे? जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? वाटर। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, then the process is called alkaline hydrolysis. अब आप देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे हाइड्रोलिसिस करना है तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मुझे क्या चाहिए? वाटर। तो मैं उस केस में रिएक्शन किसके साथ में लूंगा? वाटर के साथ में, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है वाटर जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और अगर हमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में मैंने आपसे कहा कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इस केस में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। अब अगर आपको OH माइनस चाहिए तो फिर आप वाटर तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर तो कंप्लीट मॉलिक्यूल अटैक करता है। अगर आपको OH माइनस चाहिए तो इसका सोर्स हमें क्या लेना पड़ेगा? NaOH। मतलब यहां पर हम बात करेंगे रिएक्शन विद NaOH। तो ध्यान दीजिएगा, इन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड द कंपाउंड अराइल हैलाइड विल बी रिएक्टेड विद NaOH। ये इसमें रिएक्शन होगी। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड। और अब आप ध्यान देना, सुनिएगा इस बात को, इस रिएक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका की कंसेप्ट क्या है, जरा इस बात पर ध्यान देना। इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन नॉर्मल कंडीशन, ध्यान देना, अगर आप इस रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीट करते हैं, इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन नॉर्मल कंडीशन, in that case answer is the reaction fails. ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन में करवाएंगे तो ये रिएक्शन फेल हो जाएगी,
इस केस में हम बात करते हैं नो रिएक्शन। आप ध्यान दीजिएगा, इफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड इज कैरिड आउट इन नॉर्मल कंडीशन द रिएक्शन फेल्स, देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। इस केस में हम बात करेंगे नो रिएक्शन की। अब दो पॉइंट यहां पर बनते हैं। देखो, पहला पॉइंट तो ये कि नो रिएक्शन क्यों, ये प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा पॉइंट ये कि अगर नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन में हमने बात की नो रिएक्शन, तो रिएक्शन के सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होगी। तो देखो, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस रिएक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है। बाद में फिर आपको मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन फेल क्यों होती है। आप ध्यान देना। देखो, अगर हमें इस रिएक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इस रिएक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाना है तो इस केस में हम बात करेंगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड विल बी कैरिड आउट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। आप ध्यान देना, आपको रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप इस रिएक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में द रिएक्शन फेल्स, देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। हाँ, if the reaction is carried out in temperature and pressure condition, then it will successfully take place. और ध्यान देना, in alkaline hydrolysis of aryl halide, the compound aryl halide will be first reacted with NaOH in temperature and pressure condition, and if it is followed by acidification, we get phenol as the final product. इस केस में हमें रिएक्शन में फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है फिनॉल। अब आप ध्यान देना, एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन फेल होती है। क्यों फेल होती है वो रीजन आपको समझ में आ जाएगा। और रिएक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाने के लिए सेकंड मैंने आपसे कहा कि रिएक्शन कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अब आप ध्यान देना, देखो, अगर हम रिएक्शन को टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में लेते हैं तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि SNAR में क्या होता है, SNAR में हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरीन। एरीन मतलब बेंजीन रिंग, बिकॉज एरीन जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एरीन। और अगर आप बेंजीन रिंग की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं, बेंजीन रिंग इटसेल्फ इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ये रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्शन में क्या होना चाहिए। देखो, इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड है कि OH- यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। OH- will attack as a nucleophile to replace halogen. इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड क्या है कि OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे, राइट। अब एक बात ध्यान देना, एक पॉइंट ये माइंड में आता है कि अगर OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके X को रिप्लेस कर देगा तो X यहां से चला जाएगा और उसकी जगह यहां पर क्या अटैच हो जाएगा, OH। इसका मतलब कंपाउंड क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो एक पॉइंट आता है कि जब कंपाउंड फिनॉल बन जाएगा जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को रिप्लेस कर देगा तो हमें कंपाउंड फिनॉल मिल जाएगा। तो फिर पॉइंट ये आता है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन। फिर हम यहां पर ऐसा क्यों कह रहे हैं, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। क्योंकि आप ध्यान देना, यहां पर अगर मैं फिनॉल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं तो फिनॉल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सिंगल रिएक्शन नहीं है। इन दिस प्रोसेस formation of phenol is not single reaction, it is actually combination of two reactions. Which two reactions? First, aryl halide is reacted with sodium hydroxide in temperature pressure condition, followed by second reaction that is acidification. तो पॉइंट ये आ रहा है कि जब OH- का यहाँ पर अटैक होगा और वो X को रिप्लेस करेगा तो डायरेक्ट फिनॉल बन जाएगा ना। फिर इसकी जरूरत क्या है, हम एसिडिफिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं। देखो, एसिडिफिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं, जरा इस बात को समझना, सुनिएगा इस बात को। होता क्या है, देखो, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें इस एसिडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें इस एसिडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और हमारा काम तो डायरेक्ट इसी से हो जाएगा कि OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो X को रिप्लेस करेगा, डायरेक्ट बन जाएगा फिनॉल। आप ध्यान देना, ये बात तो सही है। देखो, आप ध्यान दीजिएगा, देखो ये बात सही है कि इस केस में, ये बात बिल्कुल सही है कि इस केस में OH- का अटैक होगा, X को रिप्लेस करेगा, फिनॉल बनेगा। फिनॉल तो बनेगा, लेकिन अगर आपने एसिडिफिकेशन की बात नहीं की, अगर आप इसमें से सेकंड रिएक्शन को हटा दें
तो फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल नहीं मिलेगा। उस केस में फाइनल प्रोडक्ट आपको फिनॉल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या, देखो फिनॉल तो बनेगा, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ रिएक्शन कंडीशन इज एल्कलाइन, NaOH प्रेजेंट है ना, और अगर रिएक्शन कंडीशन एल्कलाइन है, NaOH अगर प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, तो जो फिनॉल यहां पर बना है ना, दिस फिनॉल विल स्टार्ट टू रिएक्ट विद NaOH फॉर एसिड बेस रिएक्शन। वास्तव में क्या होगा, जो रिएक्शन में फिनॉल बन रहा है ये रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट NaOH के साथ में एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, और फिनॉल अगर NaOH के साथ में एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, देखो द कंपाउंड फिनॉल फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन विल स्टार्ट टू रिएक्ट विद NaOH। क्योंकि इस केस में क्या होगा, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कंडीशन इज एल्कलाइन, कंडीशन क्योंकि एल्कलाइन है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, तो फिर तो यहां पर ये एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और इस एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, देखो इन दिस एसिड बेस रिएक्शन OH- as a base will abstract this H+, और ये H+ के साथ में रिएक्ट करके बन जाएगा -H2O। और यहां पर आप ध्यान देना, यहां पर इस H+ के सेपरेशन के साथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, एंड दिस फिनॉक्साइड आयन विल गेट कंबाइंड विद Na+ टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। इस केस में हमें यहां पर मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, देखो कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि OH- का अटैक होगा, X को रिप्लेस करेगा, फिनॉल बनेगा, ये बात तो सही कि फिनॉल बनेगा, लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट फिनॉल नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल नहीं होगा, बिकॉज सिंस द कंडीशन इज एल्कलाइन, द रिएक्शन मीडियम इज एल्कलाइन कंडीशन। तो ऐसे केस में हम बात करते हैं कि इस एल्कलाइन कंडीशन में जो फिनॉल बना है वो फिनॉल एसिड बेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वास्तव में इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट यहां पर आपको फिनॉल ना मिल करके मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। यहां पर आपको फिनॉल ना मिल करके क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा, क्योंकि फिनॉल बना तो था लेकिन एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल विल कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड आयन, सो इट विल रिएक्ट विद NaOH, इट विल बी एसिड बेस रिएक्शन, एंड इन दिस एसिड बेस रिएक्शन इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। अब मान लो अगर आप में से कोई ये कहना चाहे कि सर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिनॉल बनना चाहिए और ये क्या हुआ, ये तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो देखो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि फिनॉल बनना चाहिए, मतलब अगर आप एज अ फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल चाहते हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको रिएक्शन कंडीशन में इस कंडीशन के अलावा एक रिएक्शन आपको इसमें और ऐड करनी पड़ेगी, जो मैंने यहां पर लिखी थी, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां कंडीशन एल्कलाइन है, तो ये बात तो एक कॉमन कंसेप्ट आप माइंड में रखें कि एल्कलाइन कंडीशन में कभी भी फिनॉल के फॉर्म में रहेगा ही नहीं। फिनॉल एल्कलाइन कंडीशन में एसिड बेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको फिनॉल बनाना था तो क्या करना पड़ेगा, इस एल्कलाइन कंडीशन में जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इस सोडियम फिनॉक्साइड को आपको रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट करना पड़ेगा, इस सोडियम फिनॉक्साइड को आपको रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट करना पड़ेगा, और एक अलग कंटेनर में इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन फिर आपको करवानी पड़ेगी एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे तो एसिड का H+ यहां पर ऐड होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा? आप ध्यान देना, अगर आप एसिडिफिकेशन की बात ना करें तो NaOH की रिएक्शन में पहले तो फिनॉल बनेगा, लेकिन फिनॉल विल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। और अब आप ध्यान देना, अगर आप इस सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्शन मिक्सचर से अलग करके एक अलग कंटेनर में अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, आप कह सकते हैं एसिडिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन में यहां पर H+ ऐड हो जाएगा और H+ ऐड होकर फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें फिनॉल। क्या समझ आया ये? तो अगर आपने यहां पर कॉम्बिनेशन में H+ लिखा है, देन ओनली प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी फिनॉल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इस रिएक्शन कंडीशन में फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल। अगर आपने ये एसिडिफिकेशन वाला कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं बनाया, अगर आप सेकेंड रिएक्शन में प्रोटोनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसकी एब्सेंस में केवल फर्स्ट रिएक्शन में तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा।
क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो ये आप ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना। इन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड, in alkaline hydrolysis of aryl halide you get sodium phenoxide as product. Sodium phenoxide can be converted into phenol by its acidification in second reaction. Second reaction में अगर आप इसका acidification करोगे तो फिर ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? और ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन इसी तरह से दी हुई है और कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये H+ क्यों दिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि OH- ने अटैक किया, X को रिप्लेस किया, बन गया फिनॉल। फिर ये सेकंड रिएक्शन में हम एसिडिफिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप एसिडिफिकेशन की बात नहीं करोगे तो जो फिनॉल बना होगा वो एल्कलाइन मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और विदाउट एसिडिफिकेशन तो फिर प्रोडक्ट आपको फिनॉल ना मिलकर के क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। चलिए मैं आपको इस पर बेस्ड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं और उस क्वेश्चन से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जिस तरह की मिस्टेक्स यूजुअली स्टूडेंट करते हैं वो आप नहीं करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। यस, आप ध्यान देना। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट एक्स, वाई एंड जेड आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यूजुअली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन विद NaOH, तो यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए? OH- शुड अटैक ऑन द कंपाउंड टू रिप्लेस Cl। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ठीक है, यहाँ पर -NaCl और इस -NaCl के साथ में कंपाउंड X जो बनेगा वो कंपाउंड X बन जाएगा फिनॉल, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है कि Cl गए यहां से और Cl की जगह यहां पर क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है? OH इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो कंपाउंड X बनाते थे स्टूडेंट्स फिनॉल और उसके बाद में फिर अब यहां पर आपको सेकंड रिएक्शन में दिया हुआ रिएक्शन विद H+, यहां पर स्टूडेंट आकर एकदम रुक जाते हैं कि अब H+ के साथ में रिएक्शन क्या होगी? भाई फिनॉल के आपने तो फिनॉल बना दिया यहां पर और फिनॉल की रिएक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं कि H+ के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। अब कई स्टूडेंट तो यहाँ पर आकर एकदम रुक जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता बोले करें क्या। और कई बार स्टूडेंट के माइंड में एकदम नेगेटिव पॉइंट आने लगते हैं कि अरे भाई ऐसी रिएक्शन तो सर ने बताई नहीं, ऐसी तो कोई रिएक्शन सर ने नहीं बताई कि फिनॉल की रिएक्शन H+ के साथ में होगी तो क्या बनेगा, पता नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, क्या करें? आप ध्यान देना। देखो आपने पहली मिस्टेक यहाँ पर क्या कर दिया और मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कई स्टूडेंट तो यहाँ पर इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि पता नहीं ये रिएक्शन तो समझ में नहीं आ रही, ऐसी रिएक्शन सर ने करवाई भी नहीं, पता नहीं और कौन सी रिएक्शन सर ने नहीं करवाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ स्टूडेंट तो इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे इस रिएक्शन में क्या है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें करना क्या है? H+ और ये OH- H2O निकाल दो और H2O निकाल करके यहां पर स्टूडेंट बना देते हैं बेंजीन। बोले बन गया बेंजीन, ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। आप ध्यान देना, ये गलत हो गया इसमें, ये तो गलत हो गया ना इसमें भाई, ये तो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से और मिस्टेक कर दिया आपने। आप ध्यान दें, देखो अगर आप ध्यान दें तो इस केस में कंपाउंड फिनॉल तो बना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा एल्कलाइन मीडियम अगर है तो एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल रहेगा ही नहीं। फिनॉल विल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। तो वास्तव में यहां पर जो कंपाउंड X बना होगा वो कंपाउंड X यहां पर ध्यान देना, ये जो कंपाउंड X यहां पर बना होगा, ये कंपाउंड X यहां पर फिनॉल नहीं, ये कंपाउंड X यहां पर क्या बना होगा? सोडियम फिनॉक्साइड बना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अब आप देखो इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब आप एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो एसिडिफिकेशन के थ्रू यहां पर क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। तो वास्तव में कंपाउंड X फिनॉल नहीं है, कंपाउंड X is सोडियम फिनॉक्साइड which on acidification will give compound phenol as Y product। आ रही बात समझ में? And now this Y is to be reacted with acetyl chloride। जरा देखो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो acetyl chloride is an acid derivative और मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको गिवन रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट एसिड डेरिवेटिव दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट एसिड रिएक्शन। आपको तो पहले एसिड रिएक्शन के बारे में सोचना है। जरा देखो इस केस में अगर बात की जाए तो इट विल बी एसिड रिएक्शन और इस एसिड रिएक्शन में क्या होगा? तो देखो इस एसिड रिएक्शन में OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक
ओपन, क्लोज और Cl यहां से लीव कर जाएगा। और ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ऐड होने के बाद में ये भी H+ रिलीज करेगा, तो इसका H+ और इसका Cl- माइनस HCl और यहां पर कंपाउंड Z फॉर्म हो जाएगा OCOCH3 और इसी प्रोसेस को हमने कहा है एसिटाइलेशन। जरा ध्यान देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। Acetyl chloride reaction with phenol, this compound, and the process is called acetylation. तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब आप एराइल हैलाइड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो आपको फिनॉल नहीं सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। और सोडियम फिनॉक्साइड का जब आप एसिडिफिकेशन करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, तब आपको कंपाउंड फिनॉल मिलेगा। तो ये रीजन है देखो कि इस रिएक्शन में हमने लिखा है फर्स्ट रिएक्शन विद NaOH इन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, देन ओनली यू विल गेट फिनॉल एज प्रोडक्ट। आया समझ में? तो ये तो मैंने आपको बताया कि रिएक्शन किस कंडीशन में फिजिबल है। तो रिएक्शन के लिए हमें कंडीशन रिक्वायर्ड है टेम्परेचर प्रेशर। अब हमें यहाँ पर दो बात डिस्कस करनी है, एक तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करना है और दूसरा हमें यहाँ पर यह डिस्कस करना है कि नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन फेल क्यों होती है। तो चलिए मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा और उस मैकेनिज्म से ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि व्हाई दिस रिएक्शन फेल्स इन नॉर्मल कंडीशन। डिस्कस करते हैं इसको। तो बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन में OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन में होगा। This OH- initially attacks on this compound. लेकिन अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर ऐसा नहीं है कि OH- का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ और वो X को डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा। ध्यान दें, SNAR is also an example of indirect nucleophilic substitution। ये भी डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर हम डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा होता कि OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और X को डायरेक्टली रिप्लेस करता, लेकिन ये प्रोसेस भी इनडायरेक्ट है और इसमें आप ध्यान देना यहां पर X डायरेक्टली रिप्लेस नहीं हो पाएगा इस OH- के एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक के साथ में। और ध्यान देना, देखो ये X को डायरेक्टली क्यों नहीं रिप्लेस कर पाएगा, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। क्या हम बात कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ हैलोजन। ध्यान देना, लोन पेयर ऑफ हैलोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। यहां पर अगर बात की जाए तो हैलोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब हैलोजन के लोन पेयर का रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा। और अगर यहां पर रेजोनेंस है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होगा, ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा ये प्योर सिंगल बॉन्ड ना होकर के पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। अब आप सोचिए, अगर इस हैलोजन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसमें अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ऐसे X को डायरेक्टली रिप्लेस करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि OH- का अटैक हुआ और उसने X को डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया। नो, इट्स नॉट डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब पॉइंट है कि अगर ये X को ऐसे डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करेगा तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा। देखो वास्तव में यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है। तो होता क्या, देखो विद द अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ दिस पाई बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर साइमल्टेनियसली ब्रेक होगा। अब एक बात ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन फेल हो जाती है। इन नॉर्मल कंडीशन द रिएक्शन फेल्स। इस रिएक्शन के नॉर्मल कंडीशन में फेलियर का रीजन क्या है, जरा वो रीजन आप समझना। देखो अगर हम बात करें कि दिस OH- विल अटैक ऑन द कंपाउंड, तो सबसे पहले तो यहां पर इस OH- का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ही डिफिकल्ट होगा। इस OH- का अगर मैं यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक की बात कर रहा हूं तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिंग पर इतना आसान हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ये OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड को, इस रिंग को अप्रोच करेगा, रिंग में जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस रिंग में जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। भाई न्यूक्लियोफाइल भी तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में जाएगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। दैट्स व्हाई वी कैन से
that attack of nucleophile on the ring is not an easier process. न्यूक्लियोफाइल का रिंग पर अटैक करना एक आसान प्रोसेस नहीं होता है. आप सोचिए, तभी तो हम बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, बेंजीन रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है. हम आगे डिस्कस भी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग. और वास्तव में देखो होना भी चाहिए, क्योंकि बेंजीन पर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की बात करूं तो बेंजीन रिंग में जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का तो अट्रैक्ट करेगा बट न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा. इसलिए बेंजीन की रिएक्शंस को कौन इनिशिएट करता है? इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करता है. न्यूक्लियोफाइल के थ्रू अगर हम रिएक्शन को इनिशिएट करने की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक रिएक्शन पर आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल रिंग को अप्रोच करेगा, रिंग का जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा. तभी तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये अटैक फिजिबल होता ही नहीं है, और ये रीजन है हम बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन फेल हो जाती है. इन नॉर्मल कंडीशन द रिएक्शन फेल्स. ये बात क्लियर हो गई. वास्तव में क्या होता है, देखो, अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करेंगे, अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करेंगे, if this reaction is carried out in temperature and pressure condition, then it will successfully complete. उस केस में ये रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होगी. क्योंकि वास्तव में क्या होता है, देखो, टेम्परेचर प्रेशर का मतलब तो अब आप ऐसा समझ लो, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो आप न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करवा रहे हैं कंपाउंड पर वो फोर्सली अटैक करवा रहे हैं. क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा, रिएजेंट और कंपाउंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दोनों के बीच में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. और टेम्परेचर प्रेशर में अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट्स के बीच में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रिएक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो वास्तव में ये कॉलिजन आप फोर्सली करवा रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में. अब क्या होगा, देखो, ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सबसे पहले कंपाउंड का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ही वीक होता है. और होगा क्या, देखो, जब ये पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ में, तो यहां पर रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. देखो, इस OH- का इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ में अब ये कार्बन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड. क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉरवर्ड शिफ्ट होकर यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा. ये इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में फॉर्म होता है. आप कह सकते हैं द इंटरमीडिएट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, एंड व्हेन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन इट इज कॉल्ड कार्बोनाइन. इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कार्बोनाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन SNAR रिएक्शन. अब आप देखो, जो कार्बोनाइन यहां पर बना उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो मैं इसके पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूं. देखो, पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम बात कर सकते हैं दिस नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड. सो फॉर द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट दिस लोन पेयर इनटू पाई एंड पाई इनटू लोन पेयर, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जब आप इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कर देंगे और इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसका. आगे फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो फिर यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगेन लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई इनटू लोन पेयर. ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट कर दो, ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो, तो आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा. So these are possible various resonating structures of the intermediate formed during the reaction. और जैसे कि हम बात करते हैं कि resonating structures को मिक्स करके आप उसका एक रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर हाइब्रिड बना सकते हैं. तो ध्यान देना, इन स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें ये मिल जाएगा. हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने का वही तरीका है, पाई बॉन्ड्स को पार्शियल और चार्जेस को पार्शियल करना है. तो देखो, पाई बॉन्ड्स पार्शियल, तो ये पाई बॉन्ड यहां पर पार्शियल हो जाएगा, जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वहां पर हम उसको पार्शियल शो करेंगे. एंड चार्जेस पार्शियल, तो ध्यान देना, दिस कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, दिस पैरा कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, एंड दिस ऑर्थो कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो एक तो तरीका ये हो सकता है हाइब्रिड में आप इन 3 पोजीशंस पर डेल नेगेटिव चार्ज शो कर दें, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप सेंटर में -1 चार्ज शो कर दें. मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और साथ में नेगेटिव चार्ज भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि जो अनायन है उसमें नेट चार्ज -1 है, और वो -1 चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन.
So this is hybrid structure for these resonating structures. This is the first step involved in the reaction. ये तो रिएक्शन की हो गई पहली स्टेप। और अब आप ध्यान देना, देखो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर ये इंटरमीडिएट अनायन बनेगा, इस अनायन में से ध्यान देना, इस अनायन में से हैलोजन यहां से लीव करना स्टार्ट कर देगा। ध्यान देना, जैसे ये यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा, इस अनायन में से हैलोजन यहां से लीव करना स्टार्ट कर देगा। और हैलोजन अगर यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव करना चाहता है तो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन इस हैलोजन को जाने भी देगा। क्यों जाने देगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस कंडीशन में ये कार्बन अपना लॉस यहां से बैलेंस कर लेगा और इस तरह से हैलोजन के यहां पर लीव करने के साथ में ये कार्बन ने अपना लॉस यहां से बैलेंस किया और इस प्रोसेस के साथ में यहां पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये कंपाउंड फिनॉल और X यहां से लीव कर जाएगा X माइनस के फॉर्म में। इस तरह से हम बात करते हैं OH माइनस विल अटैक ऑन द कंपाउंड टू रिप्लेस हैलोजन इन द फॉर्म ऑफ X माइनस। यू विल गेट फिनॉल एज प्रोडक्ट। हालांकि मैंने आपको फिर रिपीट करता हूं, ये फिनॉल फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि फिनॉल विल स्टार्ट टू रिएक्ट विद NaOH फॉर एसिड बेस स्टेशन एंड विल कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। जब आप उसका एसिडिफिकेशन करोगे तो फिर आपको फाइनली फिनॉल मिलता है। वो सारा पॉइंट वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिस SNR reaction completes in 2 steps. Which 2 steps? In the first step, there is attack of OH minus as a nucleophile to form this intermediate, and in the intermediate, in the second step, there is separation of X minus from the intermediate to give phenol as product. आया समझ में? इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ पर मैंने ये कहा कि जैसे ये अनायन बनेगा, हैलोजन इसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव कर जाएगा और हैलोजन अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव करेगा तो कार्बन इसे जाने भी देगा। इसलिए क्योंकि कार्बन के पास अपना लॉस बैलेंस करने के लिए सोर्स अवेलेबल है। ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो एडजेसेंट में है, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना लॉस बैलेंस कर देगा। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। ऐसा कंसेप्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कार्बन से कोई ग्रुप लीव करना चाह रहा है तो वो कार्बन उस ग्रुप को जाने देगा, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि उस कार्बन के पास अपना लॉस बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल में कोई सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस कार्बन ने इस हैलोजन को इसलिए जाने दिया क्योंकि इसके पास ये सोर्स अवेलेबल है, राइट? अब आप ध्यान देना, एक पॉइंट यहां पर यह आता है कि जैसे हैलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव कर रहा है, OH भी तो जा सकता है ना, OH ही लीव कर जाए भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, उसमें डाउट नहीं है कि हैलोजन कैन इट कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द कंपाउंड एज ए लीविंग ग्रुप, ये यहां से लीव कर जाए, बट OH भी तो लीव कर सकता है ना, वो भी तो एक ऑप्शन है। और आप सोचिए, अगर इसमें से OH लीव कर जाए, अगर इसमें से OH लीव कर जाए तो जैसे ही OH लीव करेगा ये बॉन्ड क्लोज, वापस आपको क्या मिल जाएगा, हेलोबेंजीन मिल जाएगा। तो फिर तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें से OH लीव कर जाए तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की जगह क्या होगा, बैकवर्ड चली जाएगी। और बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, तभी तो मैंने यहां पर रिवर्सिबल साइन बनाया। ये रिवर्सिबल साइन क्यों बनाया? इसीलिए तो रिवर्सिबल साइन बनाया ना कि अगर इस अनायन में से हैलोजन लीव किया तो फॉरवर्ड, लेकिन अगर OH लीव किया तो बैकवर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि हैलोजन के लीव करने के साथ में रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर सकती है और OH के लीव करने के साथ में रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर सकती है। तो पॉसिबिलिटीज तो दोनों है, लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों में से प्रेफर क्या होगा, तो प्रेफर्ड होगा रिएक्शन के फॉरवर्ड मूव करने का। यहां पर प्रेफरेंस किसको मिलेगा, रिएक्शन के फॉरवर्ड मूव करने को। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, लॉजिकल है, ऐसा रटने वाली बात नहीं है। आप तो इसमें ये चेक करो कि हैलोजन और OH में से, हैलोजन और OH में से किसके लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा है, कौन यहां पर पहले लीव करना चाहेगा। अगर हैलोजन पहले लीव करना चाह रहा है तो रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर हैलोजन से ज्यादा OH में लीव करने की टेंडेंसी है तो रिएक्शन के बैकवर्ड आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऐसा करते हैं, हैलोजन और OH का लीविंग टेंडेंसी कंपेयर कर लेते हैं। और अब आप ध्यान देना, मैं आपको कंसेप्ट देता हूं हाउ टू कंपेयर लीविंग टेंडेंसी बिटवीन 2 ग्रुप्स। जैसे यहां पर हैलोजन और OH में हमें लीविंग टेंडेंसी को कंपेयर करना है, तो अगर आपको लीविंग टेंडेंसी को कंपेयर करना पड़े तो कंपेयर करेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, इट इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस स्ट्रेंथ। आप X और OH की बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करें। ध्यान देना, अगर बात की जाए लीविंग टेंडेंसी की,
तो लीविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ। आपको दो ग्रुप्स की अगर लीविंग टेंडेंसी कंपेयर करना है तो आप उनकी बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करें। जैसे आप देखो लीविंग टेंडेंसी ऑफ सपोज एल, लीविंग टेंडेंसी ऑफ एल इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ ऑफ एल माइनस। क्योंकि आप सोचिए जो भी ग्रुप यहां से लीव करेगा वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में तो लीव करेगा ना। एक्स लीव करेगा तो एक्स माइनस के फॉर्म में, अगर OH लीव करेगा तो OH माइनस के फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, OH माइनस और X माइनस की बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, और दोनों में से जो वीकर बेस होगा वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा। आप इनफैक्ट ये कंसेप्ट माइंड में रख सकते हैं कि लीव करने वाले ग्रुप का बेस स्ट्रेंथ जितना वो वीक बेस होगा उतना बेटर लीविंग ग्रुप होगा। चलिए फिर ऐसा करते हैं, बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। Now we have to compare base strength of X minus and OH minus। यहां पर हमें X minus और OH minus की बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। और देखो GOC1 में भी मैंने आपको बताया अगर आपको अनायंस की बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, अगर आपको अनायंस की बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उनके कॉन्जुगेट एसिड बना लो। तो ऐसा करते हैं, इन अनायंस के कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं इसमें। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या किया जाए, H+ ऐड कर दें। देखो अगर आप इनके कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो X माइनस का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा HX और OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा वाटर। मैंने दोनों में H+ ऐड कर दिया है। और अब जरा बताओ HX और वाटर में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? आंसर है HX। HX इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन OH माइनस। HX इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। और क्या मैं कह सकता हूं, HX अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है, मतलब X माइनस इज वीकर बेस देन OH माइनस। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन वी कैन से X माइनस इज वीकर बेस देन OH माइनस। और जो वीकर बेस होगा, जिसकी बेस स्ट्रेंथ कम होगी, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं हेलोजन इज बेटर लिविंग ग्रुप। हेलोजन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन OH। हेलोजन के लीव करने की टेंडेंसी OH से ज्यादा है, और अगर हेलोजन के लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो फिर तो इस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी के कंपैरिजन में। इसीलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है, और फॉरवर्ड मूव करने के लिए करने के साथ में यहां पर कंपाउंड फॉर्म होता है फिनॉल। सो दिस इज अबाउट SNR रिएक्शन। एक बात तो पक्का है, देखो कि जिस तरह से हमने रिएक्शन में बात की है कि OH माइनस का अटैक ही सबसे पहले डिफिकल्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिंग पर इतना आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि रिंग का जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। इसीलिए हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन एक डिफिकल्ट रिएक्शन है। आप ध्यान देना, SNR रिएक्शन आसान रिएक्शन नहीं है, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। और क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस OH माइनस का अटैक करना ही डिफिकल्ट है, अगर एक बार ये अटैक कर जाए और अनायन बन जाए तब तो फिर हेलोजन यहां पर आसानी से लीव कर जाएगा। मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इन दो स्टेप्स में से पहला स्टेप डिफिकल्ट है, और जो स्टेप डिफिकल्ट है, जो स्टेप स्लो स्टेप है, क्या मैं कह सकता हूं, वो स्टेप रिएक्शन का RDS होगा। सो दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज RDS। दिस इज अबाउट SNR रिएक्शन। क्लियर हो रही बात? ये आप ध्यान देना। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो SNR रिएक्शन है वो नॉर्मल कंडीशन में फेल होती है, मतलब ये एक आसान रिएक्शन तो नहीं है। आप कह सकते हैं SNR रिएक्शन इज अ difficult reaction. It is a difficult reaction that is possible in temperature and pressure condition. In normal condition, the reaction fails. The reaction completes in two steps, in which in the first step there is attack of OH minus on the ring as a nucleophile, and the second step halogen will leave from the intermediate to give phenol as product. Clear हो गई बात ये? So this is SNE reaction, alkaline hydrolysis of aryl halide.